जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक क्रैश कोर्स मनी एंड बैंकिंग। वी हैव स्टार्टेड मनी एंड बैंकिंग राइट नाउ। अब इसमें ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। नाउ अब ये सोचो कि आज मनी है, राइट। मनी से पहले क्या था? जब पैसा नहीं था तो क्या था? देयर वाज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या? नथिंग नथिंग बट अ कमोडिटी, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी के लिए आप क्या कर रहे हो? दूसरे कमोडिटी के लिए एक्सचेंज करो। फॉर एग्जांपल, राइस के बदले में आप क्या कर रहे हो? वेजिटेबल एक्सचेंज कर रहे हो। अब सपोज कीजिए देयर आर पर्सन, टू पर्सन आर देयर, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए नीड राइस एंड ही हैविंग क्लोथ, पर्सन बी नीड क्लोथ और ही हैविंग राइस। इजली ये क्या करेंगे? एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। दिस इज बार्टर सिस्टम, जब आप एक गुड के लिए दूसरे गुड्स को आप एक्सचेंज कर रहे हो। इट इज क्लियर नाउ। अब देखो ये जो चीजें थी इनकी कुछ चैलेंजेस भी थी। नाउ इट हैज द चैलेंजेस व्हाट कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है नाउ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब समझो देयर आर थ्री पर्सन, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। अब ये आइलैंड पे जाते हैं। अब पर्सन ए के पास में फोन है और पर्सन ए को चाहिए फूड, पर्सन बी को चाहिए फोन और पर्सन बी के पास को चाहिए फोन, राइट। अब पर्सन बी के पास में क्लोथ है और पर्सन सी को चाहिए क्लोथ और पर्सन सी के पास में क्या है? फूड, राइट ना। अब क्या है कि अब क्या हो गया? तीनों की नीड जो है मीट नहीं कर रही है। जब दो बंदे थे तो हम इजीली क्या कर सकते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। बट जब पीपल बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जो सर्च कॉस्ट होगी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए होता है, राइट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो आपको चाहिए हो मेरे पास नहीं है, जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है, राइट। उसके बाद होता क्या कि पहले क्या था कि अब सोचो ये जो राइस है, सॉरी वेजिटेबल है, ये पेरिसेबल आइटम है। जो पेरिसेबल आइटम होती है तो स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटी डिफिकल्ट होता था, रिजल्ट इन लॉस ऑफ वैल्यू। राइस ही है। अब राइस को आप एक साल तक स्टोर करोगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, तो उसकी जो वैल्यू है इवेंचुअली गिर जाएंगी, राइट। नाउ वेजिटेबल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो सर गिर जाएगी। तो आप 2-3 दिन स्टोर कर सकते हो, तो ये दिक्कत थी। उसके बाद क्या? डज नॉट एनकरेज द स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। अब कि भैया चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि भैया मतलब कुछ स्पेशलाइजेशन लेके आना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए, नहीं है। तो अब ये चीजें हैं, तो इसके विपरीत में सोल्यूशन क्या होगी? व्हाट विल बी द सोल्यूशन? तो हुआ कि अगर सोचो कि अगर यहाँ पे हम एक कमोडिटी को यूज कर ले जिसका नाम मनी है, तो बंदा ए जो है फोन बेच के पैसा रख लेगा, राइट। अब यही इसको फोन चाहिए, फूड चाहिए, तो इसको जाके फूड का पैसा दे देगा। ये इससे फूड ले लिया, अब इसके पास में है तो इसको पैसा देके क्लोथ ले लेगा, इसके पास में फोन आ गया, राइट। तो ऐसे एक्सचेंज चल रही है। तो मनी क्या कर रहा है? जब मीडियम, ठीक है, नथिंग, मनी क्या है? कुछ नहीं है, बस मीडियम एक्ट एज ए मनी, एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट नाउ। अब हम देखेंगे मनी का फंक्शन। मनी का फंक्शन जनरली चार फंक्शन हम देखेंगे: मेजर ऑफ वैल्यूज, मीडियम एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यूज एंड द ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज। नाउ मेजर ऑफ वैल्यू क्या? सपोज कीजिए आई हैव रिस्ट वॉच, राइट नाउ। अब मैं कहता हूं कि दिस रिस्ट वॉच कॉस्ट ऑफ 5000। अब आप जो फोन से आप लैपटॉप से देख रहे हो, इट कॉस्ट ऑफ 50,000, नथिंग बट द वैल्यू ऑफ व्हाट? दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है वैल्यू को इन टर्म ऑफ रूपी। इट मेजर द वैल्यू इन टर्म ऑफ रूपी, है ना। क्या कर रहा है? रूपी के इसमें वैल्यू को मेजर कर रहा है ना। उसके बाद मीडियम एक्सचेंज। अब आप जाते हो मार्केट, राइट, यू हैव मनी, ठीक है। आपने क्या करा? 2 kg टमाटर आपने लिया, तो 50 रुपीज की टमाटर थी, यू बॉट 2 kg ऑफ टमाटर। तो वो क्या कर रहे हो? बदले में 100 रुपए आपने दिया, तो एक्सचेंज कर रहे हो ना। आप गुड्स उससे ले रहे हो, वेजिटेबल लिए और आपने पैसा दिया, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। होता है क्या कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इट स्टोर द वैल्यूज। जब आपको जरूरत होगी तो आप बेच दोगे, राइट नाउ। यू डोंट हैव दैट नीड टू सेल दैट पर्टिकुलर लैंड और जाके कह लो आपकी ज्वेलरी, सो दैट यू आर कीपिंग दिस थिंग। तो स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया। दूसरा क्या? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब सोचो कि एक बंदा कश्मीर में बैठा हुआ है और कन्याकुमारी में कोई और बैठा हुआ है, उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पैसा, देयर मोड ऑफ, ठीक है, देयर आर द एन नंबर ऑफ मोड थ्रू विच ही और सी कैन सेंड, ठीक है। तो अब भेजा तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो रहा है। नाउ अब हम देखेंगे भैया इवैल्यूएशन ऑफ मनी। जो मनी था, सबसे पहले कमोडिटी मनी आया, जो हमने देख लिया, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। मेटालिक मनी, पेपर मनी, उसके बाद बैंक और डिपॉजिट मनी, उसके बाद लास्ट जो अभी चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। कमोडिटी मनी जो है, यू कैन सी दिस इज कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी में क्या? नेल, आयरन नेल हो गया, बियर पेल्ट्स हो गया, कोका बीन्स हो गया। लेकिन दिक्कत क्या थी? ये पेरिसेबल थी, ठीक है, और ना ही यूनिफॉर्म थी, ना ही प्योर थी। कि भैया ऐसा नहीं कि मतलब कि मान लो इंडिया में कुछ और है और जाके आपकी साउथ अफ्रीका में
मतलब कि सेम है, नहीं तो अलग, इंडिया में कुछ और है, साउथ अफ्रीका में कुछ और है, ऐसी चल रही है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, प्योर भी नहीं है, राइट। और ये पेरिसेबल है, हमने देखा कि मतलब कि अब जाके चीजें क्या हो रही है, मतलब आयरन नील है, रस्ट लग जा रही है, उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जा रही है, राइट। उसके बाद इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने लेके आया मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी क्या था, जैसे आप मान लीजिए ट्रेडर है, किंग है, वो क्या करते थे, थप्पा एक मेटालिक वे थप्पा लगा दी, स्टाम्प लगा दी कि भैया ये मेरा है, तो इससे क्या होता है, देयर मार्क ऑन गोल्ड नगेट फॉर द यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट, कि भैया इस बंदे का है, इस बंदे का राज का है, ये ट्रस्ट है, और ये जो है पूरे राज में जो है, मान लीजिए कि मगध ही है, तो मगध में, पूरे मगध में वो चल रहा है, राइट। इट इज रनिंग थ्रू आउट द मगध, थ्रू आउट द मगध, दैट इज एक्सेप्टेबल, राइट। नाउ अब देखोगे, अब इसमें क्या, फुल बॉडी और टोकन कॉइन, ठीक है, फुल बॉडी कॉइन और टोकन कॉइन, इसमें देखिए मेटालिक मनी में। अब ये जो फुल बॉडी कॉइन था, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी फेस वैल्यू से ज्यादा थी। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कि, अब देखो, अब है गोल्ड कॉइन जो है ना, वो तभी 5 रुपए का है, लेकिन वो गोल्ड कॉइन एक्चुअली 5,000 का है, तो क्या हो गया कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से, ठीक है। तो फुल बॉडी कॉइन जो होता था, अगर मान लो सोने का ही सिक्का है, अब वो सिक्का आप 100 रुपए का सिक्का है, एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो क्या है, लाख रुपए की है, ठीक है। तो ये कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू की ज्यादा थी फुल बॉडी कॉइन का फेस वैल्यू से। टोकन कॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है कम होती है फेस वैल्यू से। 5 रुपए का सिक्का है और जो स्टील वगैरह यूज हुआ वो 3 रुपए का यूज हुआ है, तो भैया इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है फेस वैल्यू से कम है। इज दिस क्लियर? नाउ वी विल कम टू टोकन मनी, फियाट मनी और पेपर मनी। नाउ अब इसमें ये करने से पहले हम एक चीज देखेंगे, लीगल टेंडर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लीगल टेंडर। अब किसी भी पैसे को, किसी भी चीज को लीगल टेंडर होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन, कैन नॉट बी रिफ्यूज, राइट, कैन नॉट बी रिफ्यूज। इफ आई एम गोइंग टू अ वेजिटेबल सेलर एंड आई एम आस्किंग हिम कि भाई साहब गिव मी 2 kg ऑफ पोटैटोज एंड 1 kg ऑफ ऑनियन एंड सम मिर्ची 10 रुपए का, तो ऐसा नहीं कि इफ आई विल गिव 100 रुपीज टू हिम ही विल रिफ्यूज इट, नो, ही विल एक्सेप्ट इट, दैट मनी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, राइट। नाउ दूसरा लीगल टेंडर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब, आपका फियाट मनी होना चाहिए। फियाट मनी का इट मस्ट बी फॉर्म ऑफ करेंसी, नोट्स हो गया और वर्चुअल कॉइन, और मतलब कॉइन हो गया और वर्चुअल कॉइन हो गया, ये होना चाहिए, मतलब फिजिकल या वर्चुअल इसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मस्ट बी इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, चाहे किंग हो, किंग क्यून हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नमेंट हो, है ना, इसके द्वारा वो क्या इशू हुआ होना चाहिए। तो भैया आपका फियाट मनी होने की 2 कंडीशन, भैया करेंसी जो है वर्चुअल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा जो है क्या होना चाहिए, कंपिटेंट अथॉरिटी जो है साइन किया होना चाहिए। अब लीगल टेंडर होने के लिए आपका 2 चीज, एक फियाट मनी हो चाहिए, दूसरा कैन नॉट बी रिफ्यूज, राइट। नाउ अब ये लीगल टेंडर में भी 2 लीगल टेंडर, एक लिमिटेड हो गया, एक अनलिमिटेड हो गया। लिमिटेड जो है, जैसे कॉइनेज एक्ट 2011 क्या कहता है कि भाई साहब पेपर जो है नोट, पेपर नोट 1 रुपए से नीचे नहीं होगा, कम से कम 1 रुपए के तक ही आप पेपर नोट छाप सकते हो। उसके बाद कॉइन जो है 1 रुपए से, ठीक है, 1 रुपए उसके अधिक जो है आप कितना ज्यादा 1,000 रुपए का दे सकते हो, और जो कॉइन 50 पैसा का आप ज्यादा 20 दे सकते हो, जिसकी वर्थ होगी कितनी, अप टू 10 रुपीज, और लेस देन 50 पैसा का कॉइन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है जी एक्सेप्टेबल। अब अनलिमिटेड क्या कहता है, आरबीआई एक 1934 कहता है सेक्शन 26 कि भैया हर एक बैंक नोट जो है लीगल टेंडर इंडिया में, ठीक है, दे कैन नॉट रिफ्यूज टू सेटल, बट अगर आप देखोगे तो 2 लाख के बाद जो है वो लगा हुआ कि भैया आप चेक में ही दे सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। कैश 2 लाख से अधिक आप नहीं दे सकते, नंबर थिंग जो हम लोग टैक्स वगैरह में देखेंगे, इनकम टैक्स वगैरह में, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में चीजों को पढ़ेंगे ना, क्लियर है। और डिमोनेटाइजेशन ऑफ फियाट मनी, आपको पता है कि भैया 8 नवंबर 2016 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर ने नोटिफिकेशन निकाला था कि भैया जो 500 1000 रुपए का नोट है उसको हम क्या कर रहे हैं, बैन कर दे रहे हैं। आपके पास में दिसंबर तक का टाइम है, आप क्या करो, जमा करके आप एक्सचेंज करवा लो, राइट। उसके बाद 2000 का नोट आया, ये 2000 का नोट का भी जो सीन चल रहा है, ठीक है, ये भी अभी देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, राइट। नाउ अब बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। तो बैंक मनी डिपॉजिट मनी में आपका भैया एक पेपर ऑर्डर आ गया, दूसरा कार्ड पेमेंट आ गया, तीसरा क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर एंड डिजिटल पेमेंट, क्लियर है। पेपर ऑर्डर में भाई साहब आपका चेक आ गया। चेक जो होता है, चेक में 3 पार्टी, एक ड्रॉवर हो गया, ड्रॉई हो गया और पेई हो गया। ड्रॉवर कौन होते हैं, जिसकी अकाउंट होल्डर है, जो पैसा दे रहा है। ड्रॉई कौन है, बैंक, ड्रॉई कौन है, बैंक मिडल मैन, और पेई कौन है, जिसको पैसा जा रहा है। इज दिस क्लियर, दिस इज अ चेक। आप ये देखो, ठीक है, इसमें क्या है कि आपने क्या करा, पे किसको करना है और रुपये कितना देना है, ये आपका, ये फिर जाके आप क्या करो, यहाँ लिख दिए आपने, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया, ठीक है। ये आपके अकाउंट नंबर हो गया, ये चेक नंबर, MICR कोड हो गया, आरबीआई का अकाउंट, ठीक है, ये आपका अकाउंट नंबर, ये ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है, ये आपकी चेकबुक हो गई।
क्लियर है। अब दो टाइप का चेक होता है, एक आपका स्टिल हो गया, दूसरा पोस्ट डेटेड। स्टिल चेक में क्या है कि भैया ये जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, वो भी अंडर 3 मंथ, आप मतलब जो 3 मंथ के अंदर अंदर जो है उसको विद्रॉ कर लो। और जाके पोस्ट डेटेड क्या है कि आफ्टर स्पेसिफिक डेट, मतलब कि भैया ऐसा है कि आप दिसंबर, ठीक है, आप क्या करो कि आप जो है मार्च 25 मार्च के बाद ही आप इसको विद्रॉ कर सकते हो। तो मैंने क्या करा कि इसको वो कर दिया, ठीक है। नाउ अब जाके एनपीआई एनपीसीआई का जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो एक मैकेनिज्म है, एक चेक ट्रांकेशन सिस्टम और जाके पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अब सीटीएस जो है इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये जो है पर्सन 1 है, पर्सन 2 है। अब हुआ क्या कि भैया मैं क्या कर रहा, मैंने मतलब इनको चेक दिया, ठीक है। अब मेरी बैंक है पीएनबी में, ठीक है, इसको मैंने चेक दिया। इससे पहले मैंने इसका फोटो लेके, अगर मान लो मैंने 5,000 का चेक दिया इनको, पर्सन बी को, ठीक है। अब मैंने इसी चेक का फोटो भेज दिया पीएनबी में। अब ये बंदा गया अपना एक्सिस बैंक में। अब एक्सिस बैंक में गया तो एक्सिस बैंक इस फोटो खींच के ये पीएनबी बैंक को भेजेगा कि भाई साहब देखो यही है क्या। जब मैच कर गया तो भैया ये आपका क्या करेगा, इसको 5,000 रुपए दे देगा। तो यही आपका क्या हो गया, दिस इज ओनली व्हाट, आपका ये क्या हो गया भाई साहब, चेक सीटीएस, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, ठीक है। और यही जो मतलब जहां पे फ्रॉड वगैरह ये अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर वो सामने वाला जो बंदा है वो 5,000 के जब 50,000 कर दिया तो उसको रिजेक्ट कर देगा। यही आपका पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। इज दिस क्लियर। अब हम आ जाते हैं कार्ड पेमेंट पे। कार्ड पेमेंट में कुछ नहीं देखना अपने को, सिंपल सी कुछ बेसिक चीजें देखनी, खत्म करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो जिसको हम लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। डेबिट कार्ड क्या है कि ऑलरेडी यू हैव पुट इन द मनी, ठीक है, आपकी मनी ऑलरेडी अकाउंट में, एंड यू आर विद्रॉइंग इट, नथिंग यू आर डूइंग, यू आर जस्ट विद्रॉइंग इट, राइट। नाउ क्रेडिट कार्ड क्या है कि भाई साहब आप लोन ले रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो। आप 40 डेज 45 डेज के बाद आपको रीपे करनी है अमाउंट सारी, नहीं तो आपकी क्या लगेगी, सम इंटरेस्ट उस पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या कि एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर दोनों है, जो आप एज ए डेबिट कार्ड और एज ए क्रेडिट कार्ड दोनों आप यूज कर सकते हो। प्रीपेड कार्ड क्या होगा कि भैया जैसे मतलब कि एयरटेल बैंक ने निकाला, ठीक है, एसबीआई ने निकाला कि भैया आप क्या करो, मेरे बैंक में अकाउंट मत रखो, आप रिचार्ज कार्ड को करो, 500 का, 1,000 का, 2,000 का, 10,000 का, आप क्या करो, आप उसको यूज करो, ठीक है। आपको हमारी बैंक में जैसे मेट्रो कार्ड है ना, वो प्रीपेड कार्ड है, ठीक है। आपने क्या करा, 500 का रिचार्ज करा, आप यूज कर रहे हो, बस सेम थिंग। नाउ उसके बाद कार्ड टोकनाइजेशन। तो देखो भैया क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पे करते हो, कार्ड सीवीवी वगैरह डालते हो, तो क्या होती है, चोरी होने की डर होती है। तो हुआ क्या कि भैया 1 अक्टूबर 2022 से ये इफेक्टिव में आ गया कार्ड टोकनाइजेशन। कार्ड टोकनाइजेशन में क्या होता है कि सिंपल सी बात मान ली कि प्राइमरी कार्ड है, इससे क्या करते हैं हम लोग, टोकनाइजेशन करते हैं, इससे एक फेक कार्ड क्रिएट करते हैं। फेक कार्ड जो क्रिएट होता है वो मास्क कर देता है, पर्दा लगा देता है, नकाब लगा दे रहा है, ठीक है, चेहरे पे नकाब लगा के आप बैठे हो, है ना, आप क्या हो अंदर से नहीं हो, किसी को नहीं मालूम। उसके बाद ये क्या है कि ये आप गए अमेजन पे शॉपिंग की, अब ये जो कार्ड जो चोरी करने के लिए आया वो आपका मास्क कार्ड देख पा रहा है, आपका ओरिजिनल कार्ड अभी भी सेफ है, कुछ भी नहीं रिवील हो रखा है, ठीक है। इसी को कहते हैं कार्ड टोकनाइजेशन। एमडीआर, ये से पीवाईक्यू आ रखी है ना, तो हम देखेंगे एमडीआर क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। होता क्या है कि देखो ये क्या है कि भैया ये एक फी है जो कि मर्चेंट को पे करना पड़ेगा एक्वायरर बैंक को फॉर एवरी क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन का। जब भी कस्टमर जाके कार्ड ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, मर्चेंट के पास में, तो उस पे जो चार्जेस उसको किसको देनी पड़ेगी, एक्वायर्ड बैंक को देनी पड़ेगी, ठीक है। इससे क्या हो रहा था भाई साहब कि मर्चेंट जो है उसको डिस्करेज हो रहा था कि पीओएस मशीन जो है वो नहीं रखे, नहीं रखना चाह रहा था कोई भी, आप जाके कार्ड स्वाइप नहीं करोगे, राइट नाउ। अब ये एमडीआर कैसे क्या करता है, देखो अब सोचो कि आप गए, आप क्या करते हो, 100 रुपए का जो है कार्ड आपने स्वाइप करा, ठीक है। अब ये जो 1 रुपया एमडीआर काट लेगी, ठीक है, और ये 1 रुपया काट के बाकी 99 रुपए जो है दुकानदार को दे दी, ठीक है। 100 रुपए आपने दुकान पे स्वाइप करा और 1 रुपया क्या करती है, ये बैंक काट लेती है एमडीआर, और 99 रुपया मर्चेंट को दे देती है। अब ये 1 रुपया जो है जो कार्ड इशू किया उसको जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, जो पेमेंट नेटवर्क होगा उसको जाएगा, चाहे मास्टर कार्ड हो, वीजा हो, रुपए कार्ड हो, और उसी में से एक हिस्सा जो है किसको जाएगा, बैंक को जाएगा जो पीओएस मशीन दे रहा है। तो 1 रुपया ऐसे। तो भैया अब मर्चेंट तो डिस्करेज हो गया कि इससे क्या हो गया भैया कि नहीं नहीं मेरे को कैश ही दो, मैं कैश ही पे काम करता है, ऐसे काम नहीं करता। तो इसके लिए ये हमारी इकोनॉमी के लिए, तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए ऑब्स्टेकल बना हुआ था। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या था कि आरबीआई इंपोज कर दी सीलिंग ऑन एमडीआर कि भैया इतना इतना ये इतना इतना आप कर सकते हो। 2019 में इंपोज करती सम रूल्स टू हेल्प
हमारी गवर्नमेंट लेके आती है कुछ रूल कि ठीक है हम क्या करेंगे, मतलब ये रिफॉर्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके 2021 दिसंबर में हमारी मेटी आती है, अनाउंस करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कहती है कि भैया 2000 तक एमडीआर सब्सिडी मिलेगा रुपए डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पे और यूपीआई पे। तो इतनी बड़ी राहत जो है सरकार हमारी मर्चेंट को दी थी, किस पे, एमडीआर पे। इज दिस क्लियर टू यू? ना वी विल मूव एटीएम। एटीएम क्या भैया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ये काम किस पे करती है, एनपीसीआई एनएफएस पे करती है, मतलब नेशनल फाइनेंशियल स्विच पे काम करती है। ये रहा एटीएम, पता है, आप जाते हो, कार्ड डालते हो, पिन डालते हो, पैसा निकलता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब एटीएम के टाइप, बैंक लेवल, ब्राउन लेवल, व्हाइट लेवल और माइक्रो एटीएम। क्लियर है जी? बैंक लेवल, ब्राउन लेवल, व्हाइट लेवल, माइक्रो एटीएम। नाउ अब ये बैंक लेवल जो है, बैंक क्या करती है, बैंक लेवल में बैंक ही होगी, बैंक ऑन एंड ऑपरेट करता है। बैंक क्या करेगा, ये ऑन करेगा और ऑपरेट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एसबीआई, पीएनबी इसी की है, और यही क्या कर रहे हैं, सब कुछ ऑपरेशन भी कर रहे हैं उन्हीं की, वही ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, देख रेख सब कुछ उन्हीं का हो गया, ठीक है। नाउ ब्राउन लेवल में क्या करता है, बैंक ऑन करता है कि एसबीआई की है बैंक, लेकिन जो ऑपरेशनलाइज होगी वो आउटसोर्स है, XYZ कंपनी को दे दी जाएगी। भाई साहब आप देखो, तो तीसरा होता है व्हाइट लेवल। व्हाइट लेवल में ना ही बैंक का होता है एटीएम, ना ही बैंक का एटीएम होता है, ना ही बैंक उसको ऑपरेट करती है, राइट, ना ही आपका एटीएम है, ना ही आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। XYZ कंपनी का आपको दिख जाएगा, टीसीएस वगैरह का आपको, टाटा वगैरह का दिख जाएगा, ठीक है। माइक्रो एटीएम क्या हो गया, पीओएस टाइप, मतलब कि जो ये दुकान पे देखते हो ना कि मतलब लेके बैठे हुए आप, कार्ड स्वाइप किया, आपको दे दिया आधार कार्ड से, पीओएस मशीन जो लेके बैठे हुए तो होते हैं वही चीजें, राइट ना। अब इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट में आरबीआई के पास, जो आरबीआई किसको देखती है, आरटीजीएस और एनईएफटी को, एनपीसीआई जो है आईएमपी और यूपीआई। अब इसी में सीबीएस जो है हमारी कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन कुछ नहीं है भैया, ये वेब बेस्ड बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है डेटा मैनेजमेंट को और सिंक्रोनाइज करता है डेटा को, और ये ब्रांचलेस बैंकिंग को बढ़ावा देता है। और जो बैंक के पास जो है सीबीएस है, ठीक है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, और आरबीआई के पास जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है क्या है, ई कुबेर है। क्लियर है? नाउ वी विल स्विच टू यूपीआई। कुछ नहीं था उसमें, बस जो जानना था बस मैं बता दिया। नाउ अब यूपीआई, यूपीआई जो भैया क्या है, यूपीआई नथिंग बट ये टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होता है किसके लिए, बिल्डिंग डिजिटल पेमेंट एप्स बेस्ड ऑन आईएमपीएस। नथिंग क्या है, ये टेक्नोलॉजी जिसे आप यूज करके क्या कर सकते हो, ऐप बना रहे हो, ठीक है, जो कि आईएमपीएस के बेस पे, मतलब सिंपल सी बात है, स्कैन करो पे करो, ठीक है, स्कैन करो पे करो। पेटीएम तो गए, मतलब स्कैन किया और पे। नाउ ठीक है। तो एनपीसीआई क्या किया, अभी क्या किया एनपीसीआई ने, मतलब कि एग्रीमेंट साइन किया है अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जैसे भूटान और नेपाल के साथ में, सिंगापुर, यूरोप, मॉरिशियस, श्रीलंका में, कि बोला देखो भाई साहब ऐसा है कि आप जो है मेरे जो इंडियंस हैं, इंडियन बैंक को जो है, ठीक है, आप यूपीआई के थ्रू यूज करने दो, ठीक है, जो हमारे भारतीय लोग जा रहे हैं भूटान घूमने जा रहे हैं उनको यूपीआई वहां पे यूज करने दो, ठीक है, इंडियन में पीएनबी वगैरह। इससे क्या होगा कि भैया मतलब जो है हमें कन्वर्ट नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। यूपीआई लाइट और यूपीआई लाइट एक्स। अब यूपीआई लाइट में क्या आप 2000 तक जो है पैसा क्या कर सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, जहां पे आप बिना पिन के आप पे कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो सर्वर अगर काम नहीं कर रही है तो कोई सर्वर से लेना देना नहीं, आपके वॉलेट में ही होगी। और यूपीआई एक्स लिमिट लाइट में क्या होता है कि सब कुछ सेम ही रहता है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्या 4 दिन तक आप ऑनलाइन नहीं हो फिर भी पे कर लोगे। एक बार जब आप ऑनलाइन आओगे तो आपकी जो चीजें जो है वो मैनेज हो जाएगी, 4 दिन की जितने भी रिकॉर्ड होगी सारा वो हो जाएगा, ठीक है जी ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है कि भैया ये यूपीआई के रिलेटेड ही है, ये करंट अफेयर में लास्ट ईयर था तो इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है ना। और हाँ, करंट अफेयर जो है वो अलग से करवाऊंगा मैं आपको। करंट अफेयर ये बेसिक था, ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होने वाली है, बट करंट अफेयर क्या है कि हमेशा चेंज होने वाली है, करंट अफेयर चेंज होती ही रहेगी। तो जो करंट अफेयर जो है कि जो नहीं पूछा गया वो मैं करवा दूंगा, लेकिन जो बेसिक मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा और करंट जो है मैं अलग से करवा दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस, मैं वो करवाने वाला हूँ, राइट ना। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है इंडिया यूपीआई कनेक्ट, ठीक है, क्या है भाई साहब, इंडिया यूपीआई कनेक्ट नाउ, ठीक है, इंडिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया ये क्या चाहते हैं कि इंडिया का यूपीआई को कनेक्ट करेंगे हम लोग फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ किसका, मलेशिया से, फिलीपीन से, सिंगापुर से और थाईलैंड से, राइट। अब नोडल एजेंसी कौन होगी, तो बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बेनिफिट क्या मिलेगा भैया, ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है पीपल टू पीपल और पीपल टू मर्चेंट विद इन द 60 सेकंड हो जाएगा, राइट। पीपल टू पीपल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, पीपल टू मर्चेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है 60 सेकंड के अंदर हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वी विल सी क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी क्या है भैया, कुछ नहीं, डिजिटल, मतलब ये डिजिटल वर्चुअल कॉइन है, ठीक है।
डिजिटल वर्चुअल करेंसी है क्रिएटेड एंड स्टोर यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नथिंग, बस इतना ही जानना आपको। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन जो भैया अब हमने देखा ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन ये एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो गया टेक्नोलॉजी दैट मेंटेन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ व्हाट रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शन। जो हो रहा है, जो भी चीजें वहां हो रही है वो सारी रिकॉर्ड करेगी, ट्रांजेक्शन जितनी भी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन की, ठीक है। ओल्ड एंटिटी जो है डिलीट नहीं कर सकते, और नया जो विजिबल सबके लिए होगा। जो पुरानी एंटिटी है उसको आप ना डिलीट कर सकते हो, ना आप ना मैं, वो पुरानी जो है सबको दिखे, नहीं जो भी एंट्री होगी सबको दिखेगी। नाउ 1 बिटकॉइन जो है 10⁸ सतोशी, ठीक है। सतोशी क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट। और ये जो सतोशी है जिसने फाउंडर है उसके नाम पे ही है, ठीक है। अब नाम उनका क्या नहीं है, बट ये आज तक किसी ने इनको देखा नहीं है, ठीक। नाउ अब देखो ये जो बिटकॉइन है बैन कहाँ कहाँ पे है? आपका नेपाल में, अल्जीरिया में, इजिप्ट में, मोरक्को में, तुर्की में और ईरान में, यहाँ पे बिटकॉइन बैन है। और जो कि लीगल टेंडर कहाँ पे? वेनेजुएला में, मार्शल में, अल सल्वाडोर में, यहाँ पे ये जो है लीगल टेंडर है। नाउ अब ग्लोबल रेगुलेशन। लीगल टेंडर क्या था, मैंने क्या बताया था, बताओ कमेंट करो लीगल टेंडर क्या है। आई हैव टॉट यू ना लीगल टेंडर, कमेंट इट कि लीगल टेंडर है क्या। ना ग्लोबल रेगुलेशन। अब या इतनी चीजें हो गई हैं, अगर आप देख रहे हो कि ऐसी चीजें चल रही तो कुछ तो होनी चाहिए ना, जहां पे मतलब कोई रेगुलेशन वगैरह हो, जहां पे मिसयूज ना हो चीजों को। तो भैया आता माइका बाय यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब माइका नथिंग क्या है? नथिंग बट मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है पीपल को किस चीज से भैया? कि स्कैम और फ्रॉड से, जो भी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में होती है। कि मैंने आपको कॉल किया, सुनो जी ऐसा है कि आप क्या करो, क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट कर लो, इन चीजों से प्रोटेक्ट करता है माइका आपको, ठीक है। नाउ अब ये क्रिप्टो करेंसी है तो कॉम्बैट, अब इस ये और किस चीज में हेल्प करेगा? ये जो हमारी टैक्स एविजन हो रही है उससे कॉम्बैट करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करेगा, टेरर फाइनेंसिंग से कॉम्बैट करेगा, राइट। नाउ उसके बाद कार फ्रेमवर्क बाय ओईसीडीएस, ठीक है। ओईसीडी तो सीआरएफ क्या है? क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये सिमिलर आपका एकदम से माइका की तरह ही काम करता है। क्लियर है जी। नाउ वी विल सी डिमांड ऑफ मनी। ना मनी की डिमांड क्यों होती है? देखो हमारी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड ने कहा कि भैया ये देखिए कि पीपल जो प्रीफर करते हैं अपने पास में पैसे रखने के लिए 3 मोटिव से। एक ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए एग्जांपल के तौर पे सोचो कि आपने क्या करा कि आप गए, है ना, और मम्मी लोग रखी हुई है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, वो कैश रखती है कि गली से जैसे ही दूध वाला भैया गुजरे, सब्जी वाले भैया आवाज देती ऊपर से, ओ सब्जी वाले भाई, है ना, आवाज दे रही है ना कि मतलब 2 केजी आलू पकड़ा दो और 1 केजी प्याज और जो भी है हरी सब्जी, गोभी हो गया, मटर हो गया, जो भी टमाटर हो गया, वो जो है पकड़ा दो। तो वो क्या करिए, इजिली ये हो जाए दूध वाले को देने के लिए, अदर चीजों के लिए, कि कुछ भी हो। थोड़े जब हम लोग थे 5 रुपए 10 रुपया, है ना, तो वो क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन मोटिव से। दूसरा क्या हो रहा है प्रिकॉशनरी मोटिव से। होता है कि सपोज कीजिए कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप हॉस्पिटल जाते हो, राइट नाउ आपकी फैमिली में किसी को चोट लग गई, कुछ हुआ और आप हॉस्पिटल गए, दैट टाइम आप क्या करते हो? कैश रख लेते हो। मे भी हो सकता है कि हमारी यूपीआई काम ना करे, कार्ड काम नहीं करे, है ना, तो टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है, तो ना काम करे तो फिर क्या होगा जी। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? कैश रख लेते हैं, है ना, उस पर्पस के लिए रखते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। जैसे कोविड के समय में पता चला कि भैया लोगों ने यूपीआई करना बंद किया, मतलब कि यूपीआई कर रहे थे बट उन्होंने क्या करा, कैश पहले से निकाल के रख लिए, पता नहीं क्या हो जाए, प्रिकॉशन। तो उसके बाद क्या है, स्पेकुलेटिव मोटिव, कि आपने सोचा कि भाई साहब मैं पैसा रखता हूं, क्या पता हो सकता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, बगल वाला जो घर है जमीन उस पर मैं कब्जा करूंगा, उसको पैसे फेंक के मारूंगा, भाई तू जमीन दे। जोक कर रहा हूं, दिस इज पार्ट ऑफ जोक। मतलब है क्या कि वो जमीन बेचने वाला था कि मेरे पास में पैसा मैं रख रखा हूं कि अगर कल चल के वो जमीन बेचे मैं फट से खरीद लूं उससे, है ना, इस पर्पज से कि मतलब कि इन्वेस्ट करने के लिए, ये सब चीजों के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि भैया कितना पैसा मार्केट में रहेगा, कैश फॉर्म में रहेगा, वो डिपेंड करता है किस पे, कि भैया इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा। अगर हायर इंटरेस्ट रेट रहेगा तो भैया कैश कम होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कैश ज्यादा होगा। लोग कहेंगे भाई साहब 2 रुपए, मतलब 2%, मैं 2% में अपने पैसे सारा जाके बैंक में डाल दूं और मैं बैंक के सामने भीख मांगने जाऊं, मैं क्या करूं, भीख मांगू। तो लोग, अगर आप मानो कि 10% इंटरेस्ट, 5%, 8%, 10% तक, तो लोग क्या कहेंगे, अरे बताओ 10% मिल रहा, मतलब कि 1 लाख में जमा करता हूँ, 1 साल में मेरे को 10,000 रुपए मिल जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे, चलो भाई रखने से बेहतर है कि जमा कर दे। अब ना हम देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी में सबसे पहले एक चीज समझो, बैंक है। अब बैंक के पास में एक लिएबिलिटी होता है, एक एसेट होता है, चाहे बैंक हो कंपनी हो। अब लिएबिलिटी, आपने क्या करा, डिपॉजिट किया 100 रुपए,
अब वो बैंक के लिए लिएबिलिटी है। हाउ? आपको 5% दे रही है बैंक और 100 रुपए वापस भी करना, मतलब कि 105 रुपए, तो बैंक को 105 रुपए कहां से लाएगी? तो उसके लिए लिएबिलिटी है ना, वो देनी है आपको वापस। अब जो एसेट हो गया, वो लोन जो एसेट है, लोन क्या है कि आपने जमा करा 100 रुपए और वो बैंक मुझे 100 रुपए दे दी। अब मेरे से क्या ले रही है? 110% ले रही है, मेरे को 10% की इंटरेस्ट पे दी, तो 110 रुपए। तो यहीं पे एक आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, हम देखेंगे वो बाद में जब वो हो गया। ठीक है ना, तो मतलब ये जो है ना एसेट, ठीक है, तो लोन पे कमा रही है, तो लोन मेरे को दे रही है ना, तो उनके लिए एसेट हो गया कि वापस लेना है, उस पर 10 रुपए उसको मिलना है, 5 रुपए रख के फिर आपको बाकी 105 दे देंगी। राइट नाउ, अब जाके जो लोन आपको ये कॉर्पोरेट को दी, अब कॉर्पोरेट के पास में एसेट क्या हो गया? फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया, ये कॉर्पोरेट की एसेट हो गया। और वहीं पे लिएबिलिटी क्या हो गया भैया? जो लोन जो बैंक से ली गई थी वो हो गया, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल हो गया, स्टाफ की सैलरी, ये इसकी लिएबिलिटी होगी ना। अब हम देखेंगे टाइम लिएबिलिटी ऑफ बैंक, जो कि एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। डिमांड लिएबिलिटी ऑफ बैंक क्या हो गया? कासा हो गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब जो ये हो गया आपका एफडीआरडी में आ जाता है, मतलब टाइम लिएबिलिटी अब बैंक में आ जाता है। बैंक लीगली नॉट रिक्वायर्ड टू पे बिफोर द मैच्योरिटी, आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, तो बैंक को ऐसा नहीं कि आप बैंक को कहेंगे नहीं जी मेरे को मतलब कि 3 साल के लिए मैंने एफडी कराया था, मेरे को अब चाहिए, 10 दिन नहीं हुआ, मेरे को दे दो। नहीं, लीगली बैंक नॉट रिक्वायर्ड टू पे यू बिफोर मैच्योरिटी। लेकिन क्या होता है कि कुछ पैसा डिडक्ट करने के बाद में पेनल्टी वगैरह काट के आपको दे देती है। और वहीं अगर हम देखेंगे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, आ जाता है, ये जो अनक्लेम डिपॉजिट, ओवर ड्यू बैलेंस वगैरह जो ये सब, ये सारा एफडी में चले जाएगा। नाउ अब पब्लिक पार्क यहाँ पे ज्यादा पैसा है क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है, और वहीं पे आपका कासा में जो आप डिमांड लिएबिलिटी में देखोगे, यहाँ पे लोग कम करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। यहाँ पे ये जो लेस लिक्विड होता है, ठीक है, क्योंकि भैया पता है कि एक मैच्योरिटी के बाद में ही वो होना है, ठीक है। लेकिन ये जो ज्यादा लिक्विड है क्योंकि ये इजिली कन्वर्टेबल है, कैश ऑन डिमांड, जब आप गए आपने भरा, आप गए एटीएम डाले, पैसा निकाले, बैंक गए, आपने क्या करा, बुक भरा, ठीक है, डिपोजिट विड्रॉल के लिए आप निकाल लिए। राइट, समझ में आ रहा है? चलो ना, अब लिक्विडिटी ऑफ एसेट देखेंगे हम। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, इतने ही पेस पे चलेंगे। इफ यू फील कि फास्ट चल रहे हैं तो देखो प्रीलिम्स है, और प्रीलिम्स बस 2-3 महीना आगे, उसके बाद खत्म। तो मैं चाहता हूं कि आप खत्म करो चीजों को एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी, ठीक है ना। अब लिक्विडिटी ऑफ एसेट, ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश हो गया, ठीक है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट क्या मतलब कि आप कितनी इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। हाईली लिक्विड एसेट क्या होगा? गोल्ड आ गया, डिमांड डिपॉजिट आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया, ट्रेजरी बिल आ गया। गोल्ड है, अरे आपके पास में सोना पड़ा, आपके सोनार को दे दिया, आपको पैसा मिल गया, है ना। वही लेस लिक्विड एसेट कौन सा हो गया? प्रॉपर्टी, जमीन। अब आप कहोगे कि मेरे पास जमीन है, मैं जमीन बेच के जाऊं पढ़ने के लिए, तो आप जमीन बेचने के लिए भी ग्राहक ढूंढोगे, इट विल टेक टाइम। लेकिन वहीं पे सोने का कंगन है, आप लेके जा रहे हो, बेच दिए, बिक गया। इज इट क्लियर ना? चलो, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है भैया? टोटल अमाउंट ऑफ मनी एन इकोनॉमी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। भैया इस पॉइंट पे कितना मनी है हमारे इकोनॉमी में, दैट्स द मनी सप्लाई, ठीक है ना। अब मनी सप्लाई जो है दो क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक तो भैया आपकी प्राइस लेवल को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, दूसरा इंटरेस्ट रेट को ऑन डिपॉजिट एंड लोन पे। अब कैसे सोचो, अब ये तो देखना है हमें ना, अभी जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे तो दोनों देखेंगे, लेकिन फिर भी एक आपको दे देता हूं कि प्राइस लेवल कैसे सोचो कि भैया कि महंगाई है, महंगाई है, राइट, मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो चीजों का दाम मतलब 2 केजी ही बचा हुआ था आपके पास में ऑनियन, ठीक है। अब भाई साहब आपके पास में 1,000 रुपए है, दूसरे बंदे के पास में 2,000 रुपए, वो क्या करेगा? कोई अब बंदा के 10,000 देगा, अब वो 10-20 रुपए 30 रुपए केजी वाला ऑनियन जो था, अब वो 10,000 रुपए केजी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मनी का सप्लाई ज्यादा है। अगर हमने मनी का सप्लाई को ही रोक दिया, कंट्रोल कर लिया, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन डाउन जाएगा, है ना। अगर मनी का सप्लाई मार्केट में नहीं है तो लोग क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, बैंक मांगेगी ना जी, दो मेरे को पैसा, ताकि वो लोन देगी, है ना। अब ये तो मनी सप्लाई अगर नहीं मार्केट में, जाहिर सी बात है कि वो
डिपॉजिट नहीं करेंगे, वो खर्च करने की गवर्नमेंट क्या करती है, मोटिवेट करती है कि खर्च करो। लेकिन आरबीआई से जो ले रही है आपको फिर क्या करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई लोन रेपो रेट कम कर देगी ताकि फ्लो बढ़े। अब मार्केट में ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगी, भैया कम करो, है ना, इंटरेस्ट रेट जो है कम ज्यादा हम डिपॉजिट पे लोन पे करते रहेंगे। ठीक है, अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे कि लो लोन लो, तुम लोग खर्च करो। ठीक है, तो मनी सप्लाई जो है आपकी क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज में, आपको प्राइस लेवल पे और इंटरेस्ट रेट पे, किस पे, डिपॉजिट और लोन पे। क्लियर है यहां तक? नाउ आरबीआई मेजर करता है मनी सप्लाई थ्रू व्हाट इंडिकेटर M0, M1, M2, M3, M4, राइट। नाउ देखो, अब ये जो चीज है मैंने कहीं से उठाया थोड़ा मेहनत नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, है ना। नाउ चलो, अब देखो M0, सॉरी, अब ये जो है मेजर हो गया, ये करेंसी जो है, ठीक है, ये करेंसी विद इन पब्लिक, ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, डिमांड डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया, पोस्ट ऑफिस बैंक का डिमांड टाइम लिक्विडिटी और क्वांटिटी, ठीक है ना। अब ये M1 M2 इसको नैरो मनी बोलते हैं, M3 M4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। अब नाउ, राइट नाउ, M1 M2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं, M3 M4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। अब नैरो मनी क्यों बोलते हैं M1 M2 को, क्योंकि भैया ये लेस से क्वांटिटी में है, ठीक, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, और ये M2 M3 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, M3 M4, राइट नाउ। अब जाके M1 के लिए, M1 में क्या, करेंसी इन पब्लिक हैंड, दूसरा क्या हो गया आपकी कमर्शियल बैंक का क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, आपका टाइम डिपॉजिट नहीं होगा कमर्शियल बैंक का, और जाके पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं हुआ, लिक्विडिटी इसकी, चलो अभी रखते हैं लिक्विडिटी को। M2 क्या हो जाएगा, करेंसी इन पब्लिक हैंड, दूसरा आपका कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस बैंक का डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब टाइम डिपॉजिट दोनों बैंक का नहीं है। M3 क्या हो जाएगा, M1, ठीक है, प्लस में क्या कर सकते हो आप, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, यहां पे आपका कमर्शियल पोस्ट ऑफिस बैंक का ना ही टाइम डिपॉजिट ना ही डिमांड डिपॉजिट। और M4 जो होगा आपका करेंसी इन पब्लिक हैंड, और जाके बाकी ये कर दो ना, करेंसी इन पब्लिक हैंड हो गया आपका कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस बैंक का दोनों डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। नाउ M1 में सिंपल सी याद रखोगे, M1 में सिंपल करेंसी तो पब्लिक है नहीं, प्लस में सिंपल सी बात है आपकी कमर्शियल बैंक की टाइम डिपॉजिट। M2 में टाइम डिपॉजिट ऑफ बोथ कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस बैंक। M3 में करेंसी इन हैंड और कमर्शियल बैंक का बोथ टाइम डिपॉजिट एंड सॉरी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, है ना। तो ये रहा, मतलब M1 में क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, M2 में डिमांड डिपॉजिट ऑफ बोथ पोस्ट ऑफिस बैंक और कमर्शियल बैंक, और M3 में डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक का, और M4 में सारा हो गया, ठीक है। नाउ लिक्विडिटी जो होगी M1 की ज्यादा होगी, और उसके बाद M2 की, उसके बाद M3 M4, उसके बाद क्वांटिटी जो होगी सबसे कम M1 होगी, उसके बाद M2 M3 M4, राइट। अब M3 जो है वो कॉमनली यूज्ड मेजर है मनी सप्लाई का, जिसको हम लोग एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज और एग्रीगेट मनी सप्लाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आउट ऑफ ऑल मनी सप्लाई इंडिकेटर M0 से M4 में दिस इज द इंडिकेटर आरबीआई जिसपे फोकस करती है किस चीज को एनालाइज करने के लिए, व्हाइल डिजाइनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? नाउ वी विल सी मनी मल्टीप्लायर। चलो, मनी मल्टीप्लायर में भैया, मनी मल्टीप्लायर क्या है, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर रिफर्ड अमाउंट ऑफ M3 बैंक कैन जनरेट विद ईच रुपी ऑफ M0 अवेलेबल टू देम। भैया उनके पास में M0 मतलब M0 जितना अगर 10 रुपए है, 100 रुपए है, उससे कितना M3 बना सकती है, जनरेट कर सकती है, राइट। वही है आपका मनी मल्टीप्लायर। अगर मनी मल्टी हायर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर तो क्या होगा, लिक्विडिटी जो होगा मार्केट में ज्यादा होगा, जितनी लिक्विडिटी ज्यादा होगी मार्केट में उतनी ही मतलब मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगी, लिक्विडिटी कम है मनी मल्टीप्लायर कम है ना। आरबीआई जो है, जो आरबीआई सीआरआर कंट्रोल करता, आरबीआई सीआरआर कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इस तरह से करता है। अब एग्जांपल के तौर पे समझो, ये M0 है, 100 रुपए डिपॉजिट हो गया, लोनिंग हो गया, और 10% सीआरआर हो गया, 10% रिजर्व हो गया। नाउ ये कीजिए, बैंक वन के पास में मैं गया और क्या किया भाई साहब, 100 रुपए डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक क्या करती है, 10% जो है रिजर्व रखती है, 10 रुपए, उसमें से 90 रुपए लोन पे देती है बैंक टू को। अब बैंक टू जो है इसमें 10 रुपए 10% रखता है, 9 रुपए, बाकी 81 दे देता है लोन पे। ये तीसरी बैंक फिर 81 में 10% क्या करती है, लोन रखती है, सॉरी डिपॉजिट रखती है, रिजर्व रखती है, उसके बाद ये क्या करती है, बाकी लोन दे देती है। ऐसे ही चलते जाता है। जब आप ये पूरे डिपॉजिट को काउंट करोगे तो टोटल मनी जो यहाँ पे क्रिएट होगा वो आपका 1000 रुपया हो जाएगा, राइट। तो मतलब कि जो 100 रुपए था, तो 100 रुपए से आपका 10% रिजर्व पे सीआरआर पे कितना क्रिएट हो गया,
थाउजेंड रुपीज। तो मनी मल्टीप्लायर यही है कि भैया स्टॉक ऑफ टोटल मनी अपन में स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी एम नॉट हो गया, तो ये आपकी मनी मल्टीप्लायर निकल गई। राइट नाउ यहाँ पे 10 रुपए जो 10% सीआरआर जनरेट करता है 10 टाइम ऑफ एम नॉट मनी। हमने देखा कि 10% सीआरआर था, तो भैया इसका 10 गुना कर दिया। राइट अब 4% जो क्या करेगा आपका 25% इन थ्योरी में ये कर देगा। राइट इतना ही जनरेट करेगा। आपकी मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगी तब जब आपकी सीआरआर कम होगी, सीआरआर ज्यादा होगी तो मनी मल्टीप्लायर कम होगी। क्लियर है? मनी मल्टीप्लायर डायरेक्टली क्या करता है, इंप्रूव करती है किस चीज की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। राइट उसके बाद कंजप्शन को इंप्रूव करता है, लोन एक्टिविटीज को इंप्रूवमेंट करता है, बैंकिंग पेनिट्रेशन को इंप्रूव करता है, एंड डिजिटल इकोनॉमी को इंप्रूव करता है। इफ समबडी आस्क्स यू भैया मनी मल्टीप्लायर फिर कैसे इंप्रूव होगा, मनी मल्टीप्लायर इंप्रूव विद बैंकिंग पेनिट्रेशन एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इज दिस क्लियर? नाउ अब करेंसी इन सर्कुलेशन देखेंगे भाई साहब, ये क्या है, नथिंग बट कि भैया ये इंडिकेटर है जो मेजर करता है एज ए कैश एज ए पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि आप एज ए कैश यूज कर रहे हो पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंस्टेड ऑफ पेमेंट अदर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आप जैसे चेक हो गया, एनईएफटी आरटीजीएस कार्ड वगैरह हो गया, इसके अतिरिक्त इसके अलावा आप क्या यूज कर रहे हो, तो यही हो गया करेंसी इन सर्कुलेशन, कि ये इंडिकेटर है कि मेजर करता है कि कैश एज ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, दैट इंस्टेड ऑफ अदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो भी आरटीजीएस वगैरह जो क्या है वो चेकबुक वगैरह हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन क्या है भाई साहब, ये एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स मनी पासेस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। ठीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जो पैसा जा रहा है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सपोज कि 10 रुपए आप गए, आपने चाय वाले चाय पी, आपने चाय वाले को 10 रुपए दिया, वो चाय वाले ने 10 रुपए क्या करा, समोसे वाले को दिया, वो समोसे वाला क्या करा 10 रुपए का पेन खरीदा, वो पेन वाला क्या किया 10 रुपए का जाके क्या किया चाट सॉरी मतलब पानी पूरी खा लिया। तो ये क्या है कि यही है जो एवरेज नंबर ऑफ मनी पासेस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। अब एक चीज बता दूं कि जितना पुअर पीपल, ठीक है, जितना पुअर पॉपुलेशन उतना ज्यादा उतना मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो हमारे वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन होगा, जितने अमीर लोग उतना कम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन होगा मनी का, जितना डेवलप कंट्री होगा उतना ज्यादा क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन होगा हमारा मनी का, जितना लेस डेवलप होगा वहां पे उतना ही कम होगा। दिस इज इट फॉर टुडे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। थैंक यू सो मच।